हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी इस दौरान मौजूद रहे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल ने तीर्थयात्रियों पहले जत्थे को रवाना किया। वहीं इस दौरान प्रमुख स्वामी चिदानंद भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी देखिए, गुरुद्वारे की ये तस्वीर है जहां पहला जत्था रवाना किया गया मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल की मौजूदगी में। वहीं इस दौरान प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी इस दौरान मीडिया से मुखातिब भी हुए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया और ये गुरुद्वारे की तस्वीरें। प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी इस दौरान मौजूद रहे। 11 लाख श्रद्धालुओं ने अपने दर्शन कर लिए हैं और आज यहाँ से हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो रहा है। 25 तारीख को साहिब के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से की गई है। सभी यात्री ठीक प्रकार से अपनी यात्रा करें, ठीक प्रकार से दर्शन करें। उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित की गई है, बनाई गई है। मैं आपके प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हेमकुंड साहिब केदारनाथ दोनों जगह जाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोपवे का स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस रोपवे के बनने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की कठिन यात्रा होती है, वो कठिन यात्रा आने वाले समय में बहुत आसान यात्रा हो जाएगी। शौर्य है और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक दृश्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र की जो भावना है वो इकट्ठी हुई है। पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि पूरी दुनिया से, पूरे भारत से हरेक गुरु नानक नाम लेवा हरेक सिख यहाँ आए हैं और हम सब का एक उनको देवता के रूप में, अतिथि देवो भव के रूप में उनको देखते हैं। और मैं आज के दिन में शासन को, प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हरेक उत्तराखंडी को, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत की है उन्होंने ताकि हर यात्री की, हर उस श्रद्धालु की जो यात्रा है वो सफल हो। और जिस प्रकार से एक बारीकी से मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ की चुनौतियां बहुत है। एक ब्रिज है जो गिर गया था और जो अवलांच के अंदर में आ गया था, लेकिन जिस एक पवित्रता के साथ, मेहनत और निष्ठा के साथ में पूरा कार्य किया गया, मैं हर एक श्रद्धालु की तरफ से पूरे उत्तराखंड के शासक को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं एक देश एक चुनाव लागू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई, जिसके तहत देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक होटल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी एवं समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत किया और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। एक देश एक चुनाव से इन सब का निदान हो सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य
में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं, और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। सैलून और पार्लर के अनुदान पर सवाल उठाने पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये युवाओं को मजबूत करने के लिए सीएम का लगातार प्रयास है। सवाल उठाने वाला विपक्ष दृष्टि दोष का शिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आंदोलन की धमकी पर उन्होंने कहा कि इन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, अराजकता फैलाने वालों पर कानून अपना काम करेगा। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। यह है उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या जी। रेखा जी, हल्द्वानी में कांग्रेस जो है जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है, क्या आने वाले समय में जो इलेक्शंस है कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी तक की जो कार्यशैली कांग्रेस की रही है, हमने ये देखा है कि उसने हमेशा मुख्य धारा से विपरीत, जनभावनाओं से विपरीत कार्य करने का काम किया है। ये कोशिश करी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो निर्णय देश हित में हुए हैं, वो सफल निर्णय हुए, उसके विरोध में किस प्रकार से कंट्रोवर्सीज फैला जाए, वो काम करने का काम किया है। पूरे देश भर में आज सैनिकों के सम्मान में देश के हर कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकल रही है, ऑपरेशन सिंदूर यात्रा निकल रही है। उसकी सफलता के लिए जो है हमारे सैनिकों को सम्मान और सैल्यूट दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि इस यात्रा में वे सम्मिलित होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वही उत्तराखंड में एक नई पहल होने जा रही है, सैलून्स वगैरह के लिए अब सरकार जो है अनुदान देगी। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे मुस्लिमों का रोजगार छीनने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे एक बात तो ये बता दीजिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा रोजगार है जो कि केवल एक ही समुदाय करेगा, एक ही समुदाय नहीं करेगा? ऐसा कौन सा कार्य है कि जो इसके लिए तय है और उसके लिए तय नहीं है? हर कार्य हर व्यक्ति के लिए जिसकी जैसी स्वेच्छा है वो उसके लिए अग्रसर हो सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारे ऐसे युवाओं को, जो कि चाहे वो सैलून के क्षेत्र में हो, ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में अपने स्वरोजगार को लेकर वो यदि उत्साहित है, तो उनके टैलेंट को, उनके हुनर को सही दिशा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि वे इस प्रकार के अनुदान को प्रोत्साहन के रूप में जो है वो देना चाह रहे हैं। बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से इससे जो है युवा और रोजगार परक होंगे और उत्तराखंड जो है, मैं समझती हूँ कि जहाँ पर डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरीके से स्वरोजगार के माध्यम से वे स्वयं को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विरोध करने की बात करें, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसे लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है जो सड़कों पर उतरकर विरोध करने की बात करते हैं? देखिए, अभी तक तो हमने देश की परंपरा में ये देखा है कि जब कभी भी कोई विषय यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय में चला जाए या देश के किसी न्यायालय में चले जाए, तो वह विषय फिर रोड का विषय नहीं रह जाता। हम सब भारतीय होने के नाते एक निष्पक्ष संस्था न्यायपालिका को मानते हैं और न्यायपालिका में हम सबका भरोसा हमेशा से बना है और न्यायपालिका ने हमेशा से निष्पक्ष निर्णय करे। तो मैं समझती हूँ कि एक प्रकरण जो कि देश की सबसे सर्वोच्च उच्च संस्थान, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, वहाँ से यदि एक बिल पारित हो गया है और कानून का रूप ले चुका है और उसके बाद में उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, वही लोग जो होते हैं जो कि अनावश्यक रूप से समाज में विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं, वही सड़कों पर उतरकर इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इसमें कानून व्यवस्था ने कड़ाई से अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हरिद्वार में बने वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। सरकार ने स्टेडियम का नाम बदलकर अब योग स्थली खेल परिसर कर दिया है, जिसको लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आई है और स्टेडियम के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन कर रही है।
धरने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव अफाक अली, प्रदेश सचिव राजीव चौहान, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश प्रताप राणा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम गेट पर डेरा डालते हुए जोरदार नारेबाजी की और कहा कि हम खिलाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे। पूरा स्टेडियम बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, वंदना कटारिया जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। आपसे दो बातें करना चाहूंगा, एक तो राजनीतिक पहलू और एक चूंकि मैं खिलाड़ी भी हूं और हॉकी महासंघ हरिद्वार का अध्यक्ष भी हूं। मैं इन दोनों के माध्यम से, दोनों मंचों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में खिलाड़ियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। आप अपना स्वयं का नाम बदल लो, खिलाड़ियों का ये नाम बदलना अपमान है। वैसे ही देश की बेटियां कम खेल पाती हैं सामाजिक ताने बाने के वजह से, और जब वो कोई बच्ची आगे निकलती है और उसको एक सम्मान दिया जाता है, नाम मत का मतलब क्या, नाम का मतलब ये है कि और बच्चियां उसको देख अनुसरण करें। विदित है, वंदना कटारिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके खेल के प्रति इतनी जबरदस्त रुचि दिखाकर आज उन्होंने प्रदेश से देश में, देश से वर्ल्ड में जिस तरह से इंडिया का नाम रोशन किया है, उनके नाम पर ये स्टेडियम सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन भाजपा की जो नीति और रीति है, उनको दलित विरोधी जो दिमाग में उनकी मंशा है, रामजन विरोधी जो मंशा है, उसका उन्होंने बिल्कुल पर्दाफाश करके स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि हम दलित विरोधी हैं। महान कार्य किया जाता है तो उस पर, जैसे वंदना कटारिया ने हमारा पूरे वर्ल्ड में जो है नाम रोशन किया, दलित की बेटी है, सलेमपुर की बेटी है, तो उसके नाम से ये सम्मान के रूप में वंदना कटारिया स्टेडियम रखा। इसी तरह देश में जो भी महान कार्य किए जाते हैं उनके उस पर उनका महान जो है नाम रखा जाता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी कोई चेहरा देश की आजादी से लेकर आज तक ऐसा नहीं है जिसके नाम पर वो कोई नाम किसी का रख सके। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी इंटर कॉलेज में एनएसएस की तरफ से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आतंकवाद और आतंकियों से अपने प्राणों की आहुति देने वाली आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कराया कि यह सैन्य कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। वास्तव में आज आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1947 से अब तक आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे 13,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। 92 लाख करोड़ से अधिक इस पर खर्च हुआ। अगर यही पैसा इस देश के विकास में लगता तो देश आज कहाँ होता। इसलिए आतंकवाद की जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे, हमारा चरित्र होगा। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्थानीय लोगों से मिलती है। अगर पुलवामा की मैं बात करूं, वहाँ के आतंकवादियों ने वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, उनसे जानकारियाँ लेकर ये हमला किया कि उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, वो बिक गए और ये हमला हुआ। आप 3 दिन से देख रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का जिक्र बार बार आ रहा है। मात्र चंद पैसों के लिए, मात्र अपने ऐशो आराम के लिए उसने अपना चरित्र को बेच दिया, नैतिकता समाप्त कर दी। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर बयानबाजी भी सामने आने लगी है। रुड़की के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने मदरसा बोर्ड के इस फैसले को नादानी बताया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मदरसा बोर्ड का यह फैसला नादानी है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। जो चीज अभी तक कंप्लीट नहीं है उसके निर्णय को ऐतिहासिक बताना मैं तो एक नादानी समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं है और
निर्णय सरकारें लेती हैं, मदरसा बोर्ड निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में वसीम रिजवी बढ़ने का शौक है। नहीं करें ना, किताब छपवाए ना, बताए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना। सरकार कह रही अभी कंप्लीट नहीं है, वो कहीं का निर्णय ले रहे भाई? किताब लिख कर आएगी, उस पर कोई सरकार कैबिनेट में लाएगी, तब निर्णय आएगा ना। मदरसा बोर्ड में पढ़ाने का हवा में आ जाएगा? मैं नहीं समझता कुछ है ये। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के मिशन पर जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पथरी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं से लेकर तकनीकी सुविधाओं तक का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने साफ सफाई, भवन की स्थिति, रिकॉर्ड्स के रखरखाव और अभिलेखों की समयबद्ध एंट्री पर भी खास ध्यान दिया। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि कुर्की वारंट जैसे लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश भी एसएसपी ने दिए। एसएसपी डोभाल ने CCTNS पोर्टल पर जीडी की ऑनलाइन एंट्री को समय पर किए जाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं को तत्काल दूर करने पर भी जोर दिया। थाना पथरी का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाने के रखरखाव के साथ साथ हमारे जो कर्मी किन दशाओं में यहाँ रहते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, और जो हमारे संसाधन हैं जो यहाँ पर थाना पथरी में दिए गए हैं, उनका क्या ये उपयोग हो रहा है, और किस तरीके से जो आम जन यहाँ पर आते हैं उनके यहाँ पर क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उसके सॉल्व करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस संबंध में एक पूरी विस्तृत इनके साथ समीक्षा रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि थाना पथरी के जितने भी कर्मी यहाँ पर हैं, थाना प्रभारी सहित, वो आम जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अवधारणा। वहीं यमुना घाटी में एक बार फिर भारी ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से काश्तकारों की नकदी फसलों का बहुत नुकसान हुआ। दर्जन भर गांवों में ओलावृष्टि से धान, गेहूं, मटर, सेब, टमाटर सहित बागवानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ। इधर 12 गांव गीट पट्टी में भी ओलावृष्टि से आलू की फसल के साथ साथ फलदार वृक्षों को भी भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से ओलावृष्टि का सही आंकलन कर मुआवजे की मांग की है। उप जिलाधिकारी बड़कोट ब्रजेश तिवारी ने सभी राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक के फसलों के नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर बड़कोट से, जहां बीते बुधवार को बारिश होने से दोबाटा यात्रा पंजीकरण सेंटर के पास पानी भर गया, जिससे लोगों के त्रिपाल से बने मकान मलबे में तब्दील हो गए और भारी नुकसान हुआ। पानी भरने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। मलबा आने से काफी देर तक वाहनों की आवाजाही भी बंद रही। बाद में प्रशासन ने जेसीबी मशीनों से राष्ट्रीय राजमार्ग को आवाजाही के लिए खुलवाया। वहीं दोबाटा और खरादी में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की जानकारी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मूसलाधार बारिश, पहले ओले पड़े, उसके पश्चात जो तुरंत यहाँ पे जस्ट बगल में गदेरा है, वहाँ से अचानक पानी आया और पानी के सैलाब में यहाँ पर जितने भी व्यवसायी हैं, थोड़ा पैसा जोड़ के इन्होंने जो अपना व्यवसाय शुरू किया। और ये ग्राम संगठन का है, जो कुछ महिलाओं ने जो है सामूहिक रूप से पैसा जोड़कर सरकार की सहायता से अपना व्यवसाय चालू किया था। लेकिन यहाँ पर पानी आने के कारण यहाँ पे निकासी बंद हो गई और ये पानी जो है सारा अंदर चला गया। हुआ है। तो ये जस्ट गदेरे के बगल में हमारे जो ये गट कैंटीन बना था, गट भोज कैंटीन नाम से, तो यहाँ पानी इतना ज़्यादा आया कि हमारे अंदर घुस गया पानी। और हमारी यहाँ कम से कम 100 थालियाँ थी, वो भी डूब गई हैं, तो मिट्टी में गया, बह गई, पता नहीं लगा। अंदर दालें थी, ये कट्टा राजमा, ये कट्टा आटा और ये कट्टा चावल, वो तो सारा दिखाई दे रहा था, पता नहीं लगा, बह गया। और अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
भर्ती परीक्षाओं पर लगाए कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के पश्चात प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में हम 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में नौकरी में भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था और जब भी परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के बाद रिजल्ट घोषित हो जाते थे और रिजल्ट घोषित होने के बाद अखबार में न्यूज पढ़ते होंगे आप सब कि ये परीक्षा कैंसिल हो गई है, इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, इसमें नकल माफिया से साठगांठ का मामला आया है। कुछ एक अभ्यर्थी जो योग्यता वाले थे, प्रतिभा वाले थे, उनका चयन नहीं। सुन रहे थे आप। और वो कोर्ट में चले गए हैं। अनेकों प्रकार की अनियमितताएं आए दिन होती थी। इससे हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के अंदर, उनके माता पिता के अंदर लगातार उनका आत्मविश्वास घट रहा था। इन परीक्षाओं के लिए भी उनका विश्वास कम हो रहा था। तैयारियां करते थे, कई वर्षों तक तैयारियां करते थे, लेकिन चयन में उनका स्थान नहीं आता था। चयन में ऐसे लोगों का स्थान आ जाता था जो नकल माफियाओं से मिले होते थे, पेपर लीक करवाते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे, अनेक प्रकार के गलत साधनों का प्रयोग करते थे।